नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोल फ्रैक्शन, है ना। देखिए देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले तो इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं कोई, है ना। एक्स से रिप्रेजेंटेट करके इसको क्या पढ़ते हैं? कोई। क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन is called mole fraction, है ना। अब देखो, चूंकि हम ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है? सॉल्यूट को हमेशा नॉमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में रखते हैं किसको? सॉल्यूशन को, है ना, सॉल्यूशन को। सिर्फ याद रखेंगे कि जब मोलालिटी पढ़ेंगे तो ये सॉल्यूशन के जगह पे हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन के जगह पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। खैर, तो मोल फ्रैक्शन में क्या कहते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से समझ लेंगे कि ये सब हमारा सर एक बीकर है और इस बीकर में 2 चीज डाला गया है। एक तो सॉल्यूट है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। दूसरा क्या है? सॉल्वेंट है, जिसको हम लोग बी मानते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। टोटल मोल्स ऑफ, यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी एंटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है, अगर हम ए का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एन ए बाई एन टी। और अगर बी का निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी बाई एन टी, जहां पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देख लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू व्हाट एवर क्वांटिटी इज गिवन, यानी कि वेट बाई मोलर मास, है ना, वेट बाई मोलर मास, ये हमारा है। तो अगर हमको एन ए का मतलब सॉल्यूट का मोल्स निकालना है, क्या लिखेंगे? एन ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए। और अगर एन बी निकालने की बात आए तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी बाई मोलर मास ऑफ बी। उसी तरीके से अगर टोटल मोल्स निकालने की बात आए एन टी, तो एन टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी प्लस एन ए, या एन ए प्लस एन बी। अब यहां पे आते हैं लौट के, एक्स इज इक्वल टू है एन ए बाई एन टी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन टी। तो अगर हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी को निकालें, है ना, टोटल मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करें कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन का क्या है, तो हमको क्या समझ में आएगा? ये देखो, एक्स ए को कहते हैं हम लोग क्या? एन ए बाई एन टी प्लस एन बी बाई एन टी, है ना। एन ए बाई एन टी, ए का एक्स ए का वैल्यू है, एक्स बी का वैल्यू है एन बी बाई एन टी। अब देखिए, एन ए बाई एन टी का वैल्यू क्या है? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी का वैल्यू क्या है? एन बी प्लस एन ए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्वेंट का कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। यानी लिख देते हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नॉट मोर देन A,
है ना, मोर देन ए, है ना। तो क्या पता चला कि मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या पता चला, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 1, है ना। यानी कि XA प्लस XB इज नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक। तो अगर हमको XA की बात निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस XB, और अगर XB निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस XA। अब देखो ये प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। चलिए, है ना, ये मेरे न्यूमेरिकल्स है। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 36 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। चलिए इसको बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो दिया गया है मोलर मास ऑफ C2H5OH यानी कि इथेनॉल इज इक्वल टू 46 ग्राम पर मोल और H2O है 18 ग्राम पर मोल। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू को क्या कहते हैं हम लोग, X इथेनॉल, मतलब X C2H5OH, है ना। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को क्या लिखेंगे, H2O। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है सर X इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। देखो हमको तो पता नहीं है कि इथेनॉल कितना मोल है, तो इसको मोल वाले फॉर्मूला पर डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो मोल ऑफ C2H5OH को कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ C2H5OH बाई टोटल मोल्स ऑफ C2 टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉरी मोलर मास C2H5OH। चलिए देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 46 ग्राम, सॉरी क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ C2H5OH बाई मोलर मास ऑफ C2H5OH। तो देखो वेट कितना है 46 ग्राम और मोलर मास कितना दिया गया है 46 ग्राम, ये दोनों करके क्या हो गया 1 मोल, ठीक। उसी तरीके से अगर हम मोल्स ऑफ H2O की बात करें, मोल्स ऑफ H2O की बात करेंगे तो क्या है, टोटल वेट 36 बाई मोलर मास कितना 18, तो कितना हो जाएगा 2 मोल्स, सॉरी 2 मोल्स। टोटल मोल्स कितना हो गया, टोटल मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, है ना। अब निकाल दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू होता है टोटल मोल्स ऑफ C2H5OH बाई टोटल मोल्स। देखो C2H5 का कितना मोल आया है 1 और बाई कितना है 3, तो C2H5 का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1/3। अब दूसरा निकालते हैं H2O का, तो H2O का क्या है जी, देखो H2O का कितना आया है 2 मोल्स आया है और बाई 3, तो 2/3 हो जाएगा H2O का। अब इसमें देखना क्या है कि हमने क्या किया है सर, कि हमारा जो इक्वेशन है वो है ये इथेनॉल प्लस वाटर, है ना, इथेनॉल प्लस वाटर, ये है 46 ग्राम, ये है 46 ग्राम और ये है 18 ग्राम। क्या पता चलता है इससे, हम लोग जानते हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे। लेकिन ये भी हम लोग इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा C2H5OH क्या है
सॉल्वेंट है और ये H2O सॉल्यूट है। लेकिन H2O के केस में हमेशा क्या बताया गया था या बहुत बार बताया है, H2O के केस में हमेशा सॉल्वेंट कौन होगा, H2O, क्योंकि H2O क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो क्या कहता है, किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, X इथेनॉल है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हो जाएगा 1/3 है ना। उसी तरीके से वाटर का भी कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। अब देखो हमको क्या करना है, ग्राम पर लीटर की बात करेंगे है ना, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर क्या कहता है जी, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है ना, द मास solute, the mass of solute in gram present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, ठीक। the mass of solute in gram है ना by per liter mass of solution। तो क्या लिखेंगे, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा, तो ये ग्राम में होगा और ये लीटर में होगा, ठीक। इसी ग्राम पर लीटर को, ग्राम पर लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ना। ग्राम पर लीटर को, ग्राम पर लीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे कि मोलरिटी, relation between molality and strength की बात करेंगे। देखिए अगर हम मोलरिटी की बात करते हैं, अगर मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होगा ये वॉल्यूम। अब देखो अगेन अगर हम की बात करते हैं तो मोल्स को क्या लिखते हैं, मोल्स को लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास है ना। अब क्या करते हैं कि अगर हम इस मोल का वैल्यू यहां से उठा के इस मोल पे रख दें तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट इन सॉल्यूशन, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम है ना, वेट इनटू मोलर मास बाय इनटू वॉल्यूम। तो ये पहला इक्वेशन हम देख सकते हैं कि मोलरिटी का यहां भी होगा, अगर वेट दिया है, मोलर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है तो भी हम मोलरिटी को निकाल लेंगे है ना। और दूसरा बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या पता चलता है, देखो स्ट्रेंथ में क्या है, स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं। और मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलरिटी का देखो फॉर्मूला क्या करता है, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो देखो वेट और वॉल्यूम दोनों कॉमन है, तो वेट और वॉल्यूम को हम लोग स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेंथ बाय मोलर मास, यानी कि अगर मोलरिटी निकालना हो तो हमको अगर इस तरीके से भी दिया गया स्ट्रेंथ और मोलरिटी को, मोलर मास को, तो भी मोलरिटी निकाला जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें
तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला निकलेगा, वो है मोलर मास इनटू मोलरिटी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे स्ट्रेंथ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, है ना। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दे देना। ठीक, चलिए आगे बचा हमारा क्या, मोलरिटी, आज का अंतिम टॉपिक जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है मोलरिटी, है ना। मोलरिटी क्या कहता है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent। हम देखो क्या देख रहे थे, प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म में देख रहे थे, सभी जगह हम लोग सॉल्यूशन को कॉमा लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट को कॉमा लेके चलेंगे। मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, n सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, जो किसमें होगा, केजी में होगा। अच्छा, अब इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका यूनिट है। यूनिट जो इसका होता है उसको कहते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी, और इसको मोलल भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मोलरिटी का जो यूनिट है वो क्या है, वो मोलर है, कोई दिक्कत है ना। तो इस तरीके से हम लोग आज का जो क्लास है उसमें हम लोग क्या क्या देखे, स्ट्रेंथ देख लिए, उसके बाद मोलरिटी देख लिए। तो इसी तरीके से हम लोग कल के क्लास में आगे करेंगे, है ना। हाँ, न्यूमेरिकल आप लोग बनाते रहिए, और जो बच्चे YouTube पर हमको भी देख रहे हैं, अगर आप लोग भी बनाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम अपने नंबर डाल दिए हैं, तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल में हो।